हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत करता हूं मैं एडुबेस सॉल्यूशन की बिज़नेस स्टडीज़ के कोर्स की इस नई क्लास में। ये क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ है। यहाँ पे हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। तो हम चैप्टर नंबर 6 में ये अब अपनी सेकंड लेक्चर बना रहे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हमने जाना था रिक्रूटमेंट के नाम से। और रिक्रूटमेंट क्या था? जो प्रोसेस था टू सर्च फॉर द राइट पर्सन फॉर द जॉब, उसको हम कहते थे रिक्रूटमेंट। अब हम रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अब हम रिक्रूटमेंट को डिटेल में जानेंगे। तो आपका स्वागत मैं करूंगा इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ना है। हमने रिक्रूटमेंट पढ़ा लास्ट लेक्चर में। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज क्या हो सकते हैं? अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो रिक्रूट करने के लोगों को, या तो इंटरनल सोर्स हो सकता है या फिर एक्सटर्नल सोर्स होगा। इंटरनल सोर्स मतलब जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं उनमें से ही किसी को अपनी नई वैकेंसी, जो नई आपकी वैकेंट जॉब है, उसके लिए यूज़ कर लेना। और एक्सटर्नल सोर्स ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग नहीं हैं, आप बाहर से हायर करेंगे, वो चीज़ होती है एक्सटर्नल सोर्स से। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्स रेफर्स टू मेकिंग यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप वैकेंट जॉब। जैसे कि मैंने बताया कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको यूज़ करना है किस लिए? जो आपकी वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए। अब देयर आर टू मेन सोर्सेज इन दिस कैटेगरी। अब इस कैटेगरी में दो मेन सोर्सेज हैं। इंटरनल स्टाफ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। एक हो गया प्रमोशन। आप प्रमोट कर देंगे किसी को, यानी कि अगर हायर लेवल पे कोई वैकेंसी आई, कोई मैनेजर लेवल पे वैकेंसी है और आपको लग रहा है कि कोई टीम लीडर इतना एफिशिएंट है कि उसको मैनेजर बनाया जा सकता है, तो आप उसको प्रमोट कर देंगे। अब मैनेजर वाली वैकेंसी आपकी टीम लीडर संभाल लेगा। और हो सकता है जो एग्जिस्टिंग काम था या जो टीम लीडर का काम था वो आप बाकी एम्प्लॉयज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि वर्कलोड इतना ज़्यादा ना बढ़े। और या फिर ये भी हो सकता है तो आप जो दूसरी टीम लीड वाली वैकेंसी है उसके लिए कोई नया पर्सन देख लें, और मैनेजर के लिए आप टीम लीड को हायर करें, ताकि आपको पता हो कि हाँ, ऑलरेडी उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ पता है, तो वो मैनेजरियल पोजीशन एफिशिएंटली हैंडल कर लेगा। तो ये हो गया एक प्रमोशन का टेक्निक, तरीका है। यहाँ पे ऐसे यूज़ हो सकता है। प्रमोशन इंटरनल सोर्स हुआ। प्रमोशन के बारे में पढ़ते हैं। प्रमोशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू अ हायर लेवल पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे। यानी कि लोअर लेवल से अगर हायर लेवल पे आए हैं तो किन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा कि लोअर पोजीशन से अब हायर पोजीशन पे आ गए तो अब हमें क्या होगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमारी बढ़ जाएंगी। ऑब्वियसली हायर पोजीशन पे आके हमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी, हमारा स्टेटस भी बढ़ेगा, रुतबा भी बढ़ेगा और हमारी सैलरी भी बढ़ेगी। इट इज़ अ वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। वर्टिकल मतलब एक सीधी लाइन में ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एंड हेल्प्स टू इम्प्रूव मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर कोई एम्प्लॉय ऑब्वियसली उसको आप प्रमोट करेंगे तो वो मोटिवेट होगा और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए वो मोटिवेट होगा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा और ये अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि खाली वो एम्प्लॉय नहीं मोटिवेट होगा, दूसरे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होंगे कि हाँ, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिल सकता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा जो हमारा चीज़ आती है इंटरनल सोर्स का तरीका हमारा है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। यानी कि क्या है? ट्रांसफ़र रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, यानी कि एक जॉब से दूसरी जॉब में उसको शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, वन डिपार्टमेंट टू अदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, यानी कि एक शिफ्ट में वो काम कर रहा था, फॉर एग्जांपल नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था तो उसको डे शिफ्ट में डाल दिया। विदाउट अ सब्सटेंसिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि वो ऑलरेडी लगभग उसी पोजीशन में काम कर रहा होगा, बस
डिपार्टमेंट बदल दिया या उसकी शिफ्ट बदल दी या उसका जॉब का कुछ पैटर्न बदल दिया, मतलब माइनर चेंज आया, वो लगभग सेम लेवल पे ही काम कर रहा था, बस किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और शिफ्ट में या किसी और जॉब पे। सो इट इज़ अ गुड सोर्स टू फिल डिपार्टमेंटल वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ओवर स्टाफ्ड डिपार्टमेंट। यानी कि ये एक अच्छा तरीका है डिपार्टमेंटल वैकेंसीज को भरने का, क्योंकि अगर किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा स्टाफिंग हुई है, उनको लग रहा है कि काम कम है और अब एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, तो वहाँ से आप एम्प्लॉय शिफ्ट करके दूसरे डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं। और जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि ये वर्टिकल शिफ्ट है, ये वाला वर्टिकल शिफ्टिंग है प्रमोशन का, आप ट्रांसफ़र को एक हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी कह सकते हैं। सो अब आगे हम देखते हैं कि इसके मेरिट्स क्या हैं। व्हाट आर दी मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज, यानी कि अगर आप अपने इंटरनल सोर्स यूज़ कर लेते हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया इकोनॉमिकल है, ये तरीका इकोनॉमिकल है। क्यों इकोनॉमिकल है? कि आप अपने अंदर से ही एम्प्लॉई अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी एम्प्लॉई काम कर रहा है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं कर रहे, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को कुछ पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा, आपको इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराने के लिए जो आपके एक्स्ट्रा पैसा लगता है, आपको जो भी इंतज़ाम करने पड़ते हैं, मे बी आपको कोई हॉल रेंट पे लेना पड़े जहाँ पे आप इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर आपको बड़े लेवल पे करना है, तो वो सारी आपकी जो स्पेंड होता है वो आपका बच जाता है, इसलिए ये चीपर है। दिस प्रोसेस इज़ चीपर एज नो टाइम एंड मनी हैज़ टू बी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और ऑन कंडक्टिंग टेस्ट एंड इंटरव्यूज। सो सिंपल सा पॉइंट है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि प्रोसेस ही सिंपल है। क्या इंटरनल आप कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपने किसी को प्रमोट करना है या किसी को ट्रांसफ़र करना है, एक वैकेंसी आई, आप देखेंगे कि उसका काम कितना है, किस हिसाब से मैनेज करना है, दूसरी जगह पे उसको कैसे ट्रांसफ़र करना है, हैंड ओवर ऑफ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे होगा, बहुत आसानी से ये ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कर सकती है। इसके कंपैरिजन में कि जब कोई नया पर्सन आए उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएं, वहाँ की क्या क्या तरीके हैं काम करने के, पॉलिसीज़ वगैरह बताएं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा। जिस पर्सन को ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के बारे में पता है, वहाँ के काम करने के तरीके के बारे में पता है, वो जल्दी सिंपल प्रोसेस होगा उसको कोई काम समझाने के लिए। So it is a simple and reliable process as present employees are already known to the organization and can be evaluated more accurately। यानी कि प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को पता है, उनकी एवेल्यूएशन भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से कर सकती है। हायर मोटिवेशन लेवल, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है ये जान के कि उसको प्रमोशन मिल सकता है, तो अच्छा काम करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी बढ़ती है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई अच्छा काम करेंगे तो धीरे धीरे इससे ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़ने से उसकी भी काम का आउटपुट लेवल अच्छा होगा। इट मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़ टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एज प्रमोशन एट हायर लेवल में लीड टू अ चेन ऑफ प्रमोशंस एट दी लोअर लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और इससे क्या होगा कि एक बंदा प्रमोट होगा तो उससे नीचे वाला उसकी पोजीशन लेगा, उससे नीचे वाला उसकी पोजीशन लेगा, तो एक चेन बन जाएगी प्रमोशन की। सो नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि जब एक नया एम्प्लॉय आएगा, अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से हायर कर रहे हैं तो उसको हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना होगा, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताना होगा, जो कि अगर हम इंटरनल सोर्स से हायर करेंगे तो हमें इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं देनी होगी। There is no need for induction training as the existing employees are already familiar with the work environment। इससे क्या होता है कि फ्यूचर मैनेजर डेवलप होता है, क्योंकि प्रमोशन के लिए वो मोटिवेटेड फील करेंगे, वो ऐसा काम करेंगे कि अपनी मैनेजरियल स्किल्स दिखाएंगे, तो उनको एम्प्लॉय भी डेवलप होगा अपने फ्यूचर में अच्छी पोजीशन पे काम करने के लिए। प्रमोशन एंड ट्रांसफर्स प्रोवाइड ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर डेवलपिंग मिडल एंड टॉप लेवल मैनेजर्स, यानी कि उनके लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाता है प्रमोशन की मोटिवेशन। किन के लिए बनाएगा? जो मिडल लेवल पे हैं वो टॉप लेवल में जाएंगे,
और टॉप लेवल में भी बड़ी सारी पोजीशंस होती हैं, वो अपने से टॉप पे उससे टॉप पे सीढ़ियों पे बनेंगे। लोअर लेवल के लिए भी बनता है, लोअर लेवल मिडिल पे जाता है, ऐसे सबके लिए बनता है। अगर आगे आता है कि नो ओवर और अंडर स्टाफिंग, यानी कि अगर हम ट्रांसफर्स यूज़ करते हैं, प्रमोशन यूज़ करते हैं, तो ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग से बचते हैं। स्पेशली ट्रांसफ़र में देखें तो क्या होता है कि अगर एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग हैं तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट की अंडर स्टाफिंग को पूरा करने के लिए, तो ना ओवर स्टाफिंग होगी ना अंडर स्टाफिंग होगी। ट्रांसफर्स हेल्प्स टू शिफ्ट सरप्लस वर्कफोर्स टू डिपार्टमेंट विद शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, यानी कि सरप्लस वर्कफोर्स को शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज है। अब देखते हैं डीमेरिट। डीमेरिट क्या है कि सबसे पहला डीमेरिट आता है इंटरनल सोर्सेज के डीमेरिट्स में, सबसे पहला आ रहा है कि लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, यानी कि फ्रेश टैलेंट लैक करता है। आप अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी टैलेंट है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो कोई नया टैलेंट वहाँ पे नहीं आ रहा, कोई नया माइंडसेट, कोई नई थॉट्स वहाँ पे नहीं आएंगी। जो थॉट प्रोसेस ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है, खाली वो वाला थॉट प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा, इसका ये मतलब है। कंप्लीट रिलायंस ऑन इंटरनल रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स डेंजर ऑफ इनब्रीडिंग बाय स्टॉपिंग इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनब्रीडिंग होगी, वही टैलेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वही वर्क फ्लो में चलता रहेगा और कुछ नया टैलेंट नहीं आएगा, नया थॉट प्रोसेस नहीं आएगा। और कई बार होता है कि जब कोई नया थॉट प्रोसेस आता है, नया मैनेजर आता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में एक रेवोल्यूशन भी ला सकता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन फास्ट ग्रो कर सकती है। Lack of fresh talent, complete reliance on internal recruitment involves danger of inbreeding by stopping, यानी कि इनब्रीडिंग का डेंजर आता है, कैसे आता है, बाय स्टॉपिंग इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, यानी कि न्यू ब्लड इन्फ्यूज नहीं हो रहा क्योंकि आप नया हायर ही नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगला पॉइंट क्या है डीमेरिट का, नॉट सूटेबल फॉर अ न्यू एंटरप्राइज। न्यू एंटरप्राइज के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि नई एंटरप्राइज है, उसके इंटरनल सोर्सेज ही कम है, तो उनके लिए इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट करना भी मुश्किल हो जाता है। लिमिटेड चॉइस, यानी कि यहाँ पे चॉइस लिमिटेड हो जाती है। आप एक्सटर्नल से कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी एक पोजीशन फिल करने के लिए आपको बहुत सारे रिक्रूटमेंट के लिए सूटेबल एम्प्लॉयज़ मिल जाएं, यानी कि हो सकता है एक पोजीशन है आपकी, उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए हो सकता है 200 बंदे भी आ जाएं, 300 बंदे भी आ जाएं, 300 आपके पास कैंडिडेट्स होंगे जिनमें से आप चॉइस कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगेगा वो कर लेंगे। पर इंटरनल सोर्सेज आपके पास लिमिटेड होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो आपको लगेगा कि प्रमोशन या ट्रांसफ़र के लिए सूटेबल हैं, उनकी जॉब के हिसाब से, उनके करंट टैलेंट के हिसाब से, उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, और जो ट्रांसफ़र वाली जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी चॉइस लिमिटेड होगी। तो इसलिए यहाँ पे लिमिटेड चॉइस है और एक्सटर्नल सोर्स में चॉइस ज़्यादा है। अगला आता है कि लैक ऑफ कंपटीशन। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड बिकॉज एम्प्लॉयज़ आर लाइकली टू एक्सपेक्ट ऑटोमेटिक प्रमोशन बाय सीनियरिटी, यानी कि हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है एम्प्लॉयज़ में वो थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि उन्हें लगेगा एक चेंज चलनी है, पहले एक हायर अथॉरिटी वाला प्रमोट होगा, उसके बाद उसके नीचे वाला एक लेवल ऊपर ऑटोमेटिकली चले जाएगा, उसके नीचे वाला एक लेवल ऑटोमेटिकली चले जाएगा। तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो सकता है कम होगी, क्योंकि उनके माइंड प्रोसेस में ही होगा जैसे ही एक वैकेंसी आएगी पूरी चेन चलेगी प्रमोशंस की। अगला आता है कि डिक्रीज इन एंथुजियाज्म लेवल। जैसे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कम हो रही है क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा हो गया कि प्रमोशन होना है, वैसे ही आप कह सकते हैं एंथुजियाज्म लेवल भी उनका कम होगा। क्यों? द एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक इफ दे न्यू दैट दे विल ऑटोमेटिकली गेट टाइम बाउंड प्रमोशन। बस लेथार्जिक हो जाएंगे, एंथुजियाज्म कम होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि टाइम बाउंड प्रमोशन उन्हें मिलना है, एक टाइम आने पे उन्हें प्रमोट होना ही है, पूरी चेन चलेगी जैसे मैंने बताया प्रमोशन की, तो इसलिए एंथुजियाज्म लेवल कम होगा। सो अगला पॉइंट था लो प्रोडक्टिविटी। द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज रिड्यूसेस ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर,
क्योंकि ट्रांसफ़र होंगे, अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पर्सन ट्रांसफ़र होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की एंटरप्राइज की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो बंदा जो कम एम्प्लॉय आपका ऑलरेडी फेमिलियर वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा तो दो डिपार्टमेंट की आपकी प्रोडक्टिविटी हिलेगी और दो जगह का काम हैम्पर होगा और आपको मैनेज करना पड़ेगा दो जगह पे वो काम। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। हमने इंटरनल सोर्स देख लिया, इंटरनल सोर्सेज के तरीके देखे, प्रमोशन देखा, ट्रांसफ़र देखा, उनके मेरिट्स देखे, उसके डीमेरिट्स देखे। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल सोर्स क्या है। एक्सटर्नल सोर्स सिंपल सी बात है, उसकी डेफिनेशन देखें तो रेफर्स टू सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल सा पॉइंट हुआ ये। और उसके बाद देखते हैं सोर्सेज क्या है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। सबसे पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर दिस मेथड a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of job available। यानी कि इस मेथड में क्या करते हैं कि एक नोटिस लगाया जाता है नोटिस बोर्ड पे। आ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन दी नोटिस बोर्ड, जिसके हम ऊपर हम जेडी लिख देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है। अब क्या आता है अगला, जॉब सीकर असेंबल आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्पेसिफाइड डेट एंड सिलेक्शन इज डन ऑन द स्पॉट। यानी कि हमने जॉब डिस्क्रिप्शन दी हुई है, इस पॉइंट में नोटिस लगाया हुआ है हमने नोटिस बोर्ड पे कि इस डेट पे हम हायरिंग करेंगे, इस डेट पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा, राइट पर्सन हमने ढूंढना है, आप उस डेट पे आइए, हम आपका इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट करवाएंगे और सर्च करेंगे। तो उस डेट पे जॉब सीकर्स आते हैं, गैदर होते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। This method is followed usually for a casual vacancies of unskilled और semi skilled jobs। ये कहाँ पे होता है ज़्यादातर, सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड जॉब्स के लिए होता है। आपने देखा हो अगर नोट किया हो, कई बार फैक्ट्रीज के बाहर लिखा होता है कि रिक्वायरमेंट है लेबर की, ये काम करने वाले, और उस डेट पे अगर जो लेबर्स आते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है, उनसे देखा जाता है कि वो काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे और उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। दे आर पेड रेम्यूनरेशन ऑन डेली वेजेस बेसिस। अब क्या होता है कि अगर ये ज़्यादातर अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड के लिए किया जाता है तो जो ऐसे वर्कर होते हैं, लेबर्स जो होते हैं, उनको डेली वेजेस मिलती है, उनको सैलरी नहीं मिलती। मोस्टली यही होता है कि उनको डेली वेजेस मिलती हैं। ये क्या है, इट इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड एज इट डज नॉट इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग द वैकेंसीज। ये इकोनॉमिकल मेथड है, क्यों, यहाँ पे आप वैकेंसी के लिए एडवर्टाइज नहीं कर रहे, सिंपल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो नोटिस बोर्ड है उसमें जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख रहे हैं और काम ख़त्म। इसमें आपकी कॉस्ट नहीं लग रही कोई। It is suitable for filling casual vacancies when there is a rush of work or when some permanent worker are absent। यानी कि एक कैजुअल वैकेंसी जब क्रिएट होती है, जब आपके पास काम ज़्यादा है और वर्कर कम है, तब आप ला सकते हैं, या तब आ जाएगी जब आपको पता है कि आपके परमानेंट वर्कर अभी आ नहीं रहे, कुछ टाइम तक नहीं आएंगे, तो आप एक नया कैजुअल एम्प्लॉय ले आएंगे। और क्योंकि डेली वेज बेस पे है तो आप ये ऐसा भी हायर कर सकते हैं कि उनको बताएंगे हाँ हमें बस इतने दिन के लिए काम की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी हायरिंग बस उतने दिन के लिए होगी। तो सूटेबल है कैजुअल वैकेंसीज़ के लिए, अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए डेली वेजेस दी जाती है वहाँ पे, और एक नोटिस प्लेस किया जाता है नोटिस बोर्ड पे। सो आगे हम आते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट पे। इन दिस मेथड ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट इंटरव्यू इन कैंपसेस ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस टू सर्च प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। यानी कि कैंपस इंटरव्यू, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो कैंपस में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेजेस में जाती हैं अलग अलग कंपनियाँ, वहाँ पे जो मोस्टली फाइनल ईयर में होते हैं स्टूडेंट्स, उनका इंटरव्यू लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये अपना फाइनल ईयर क्लियर करने के बाद जॉब ढूंढेंगे, उनको काम चाहिए होगा, तो उनका ही इंटरव्यू पहले से कंडक्ट कर लिया जाता है और जहाँ पे जो सूटेबल कैंडिडेट लगता है उसको सिलेक्ट करते हैं और कैंपस प्लेसमेंट हो जाती है। आपने बहुत बार सुना भी होगा इसके बारे में कि कैंपस प्लेसमेंट चल रही है, ये आप न्यूज़ में आता रहता है।
तो वही चीज़ है, जस्ट आपके कॉलेज में कंडक्ट किया गया इंटरव्यू। In this method, organization conduct interview in campuses of various institutes, universities, and colleges to search for prospective candidate. It has become popular source of recruitment for technical, professional, and managerial jobs. यानी कि टेक्निकल हैं, जैसे बीटेक वगैरह के स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ के बीटेक के कॉलेजेस में गए जहाँ पे बीटेक की पढ़ाई हो रही है, वहाँ के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया। कॉलेजेस से भी पता चलता है कि स्टूडेंट का क्या फोर्टे है। जो वहाँ के मेन टीचर्स हैं उनसे भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाती हैं, और उनको एक फेथ बनता है कॉलेज के नाम के साथ जुड़ने से। ऐसे ही प्रोफेशनल और मैनेजरियल्स के लिए भी होता है। मान लीजिए एमबीए कॉलेजेस में गए, आईआईटी में गए, वहाँ से एम्प्लॉयज़ का, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, उनका इंटरव्यू लिया और उसके हिसाब से बेस पे रिक्रूटमेंट कर ली। रिक्रूटमेंट इज़ मेड बाय विजिटिंग एंड participating in college campuses and their placement center. So recruitment is made by visiting and participating in college campuses and their placement center, यानी कि कॉलेज की कैंपस में हो जाती है रिक्रूटमेंट, या कॉलेज के जो प्लेसमेंट सेंटर हैं वहाँ पे हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कंपनीज विजिट इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी एंड आईआईएम फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट। सो ये सिंपल था पॉइंट। अगला तरीका हम देखते हैं वो है एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। एडवर्टाइज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में कर दिया, जर्नल्स में कर दिया, टेलीविजन्स में कर दिया, यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं। अंडर दिस मेथड द एडवर्टीजमेंट इज गिवन इन न्यूज़पेपर, ट्रेड जर्नल्स एंड टेलीविजन अलॉन्ग विद फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब एंड इट्स रिक्वायरमेंट। यानी कि एडवर्टाइज करेंगे अलग अलग जगहों पे, जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट देंगे कि एम्प्लॉयज़ से क्या, जो हम एम्प्लॉयज़ में ढूंढ रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह वो हमें क्या क्या चाहिए। द एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग इज दैट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब कैन बी गिवन। आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप एक स्लॉट लिया है, तो उस स्लॉट में आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जॉब के बारे में। द ड्रॉबैक इज़ दैट इट मे ब्रिंग इन फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। अब एडवर्टाइजमेंट हमने न्यूज़पेपर में कर दी तो बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच सकती है, तो एक रिस्पॉन्स का फ्लड आ सकता है, यानी कि एक्सेसिव रिस्पॉन्स आ सकता है, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स अनसूटेबल भी हो सकते हैं। आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज में से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कई बार हो सकता है ये टीडियस प्रोसेस हो जाता है, जिससे काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपका। सो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड प्लेसमेंट एजेंसीज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज बनी होती हैं जिनके हिसाब से हम रिक्रूटमेंट करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सन। यानी कि क्या होता है कि जो कंसल्टेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं, कैसे कि टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सनल, यानी कि मोस्टली वाइट कॉलर जॉब्स के लिए पर्सन रिक्रूट करने के लिए। सो दे स्पेशलाइज इन मिडल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जेक्टिव प्लेसमेंट्स। यानी कि मिडल लेवल या टॉप लेवल की उनकी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। ये कौन होते हैं, मोस्टली वो होते हैं जो एचआर के डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, जिनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। वो अब अपनी एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क शुरू करते हैं, और वहाँ पे उनको नॉलेज होती है कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस पोजीशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। उनके पास जो कैंडिडेट्स हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनका भी डाटाबेस होता है, उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं वो पता होता है। तो उनका एक डेटाबेस बहुत बड़ा होता है, उनकी नॉलेज लेवल होती है, उनको रीजनेबल एक्सपीरियंस होता है कि वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अगर उनको जॉब प्लेसमेंट्स करवानी है वो कर सकें, तो वो कंसल्टेंट बनते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज खोलते हैं। सो प्लेसमेंट एजेंसीज कंपाइल बायोडाटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड रिकमेंड सुटेबल नेम्स टू देयर क्लाइंट। जैसा कि मैंने बताया कि उनके पास डाटाबेस होता है, ये वही पॉइंट आ गया। दे चार्ज फीस फॉर देयर सर्विसेज, वो अपनी सर्विसेज के लिए फ़ीस लेते हैं। कई प्लेसमेंट एजेंसीज ऐसी होती हैं जो कैंडिडेट से फ़ीस नहीं लेती और खाली ऑर्गेनाइजेशन से लेती हैं, और कई ऐसी होती हैं जो दोनों से लेती हैं।
अगला आता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस रन करती है, आर यूज फॉर फिलिंग अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स। उसमें मोस्टली क्या होता है कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए जो वैकेंसीज है वो फुलफिल होती है, क्योंकि एम्प्लॉयर जाता है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में बता देगा मेरे पास ऐसा जॉब की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे मोस्टली लेबर्स वगैरह आएंगे, वो देखेंगे उनके जो स्किल्स हैं उस हिसाब से कहाँ पे किसी एम्प्लॉयर को रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पे जाके अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं। वो एक लिंक बन जाते हैं जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा रन किए गए। द डिसएडवांटेज इज दैट द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ऑफन नॉट अप टू डेट। अब सरकारी काम है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनका रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं होता, और कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट ने अगर नाम लिखवाया भी हुआ है, उसको जॉब मिल भी गई, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ये चीज़ अपडेट नहीं करवाता, तो उनकी भी गलती नहीं होती क्योंकि कैंडिडेट ने ही अपडेट नहीं किया। और बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जो वो रेफ़र करते हैं वो सूटेबल नहीं होते, कैंडिडेट रेफर्ड बाय देम मे नॉट बी सूटेबल। अगला आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब ये भी अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड के लिए है कि कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनके पास लेबर का एक डेटाबेस होता है, उनको इतने लोगों को वो जानते होते हैं जो लेबर्स के लिए लेबर होते हैं, उनको काम चाहिए होता है, और वो इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं एम्प्लॉयर और लेबर्स के बीच में। अंडर दिस मेथड इंटरमीडियरीज known as agent or labor contractor are used for hiring अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स। यानी कि एक टाइप से जो काम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कर रहे हैं वही काम ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, एक टाइप से प्राइवेट वर्जन हो गया उसका। द कॉन्ट्रैक्टर्स कीप themselves in touch with labor and can provide required number of unskilled worker at short notice। क्योंकि उनके पास बहुत सारे लेबर होते हैं तो कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा नंबर में चाहिए हैं, तो क्योंकि उनके पास क्या होता है कि बहुत सारे वर्कर्स होते हैं और कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट नोटिस में चाहिए तो वो फटाफट वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। द डिसएडवांटेज इज दैट इफ द कॉन्ट्रैक्टर हिमसेल्फ डिसाइड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द वर्कर एम्प्लॉयमेंट थ्रू हिम विल फॉलो सूट। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो खुद ही ऑर्गेनाइजेशन से अपना आपको दूर रखना चाहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहता है, तो उसके साथ जो एम्प्लॉयज़ आए हैं ना, जितने भी लेबर आई है वो भी उसके साथ चली जाएगी, क्योंकि लेबर का फेथ उस कॉन्ट्रैक्टर में है। अगला पॉइंट आता है कैजुअल कॉलर्स। कंपनीज जनरली रिसीव अनसोलिसिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि क्या होता है कि लोग अपना रिज्यूम ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में पकड़ा जाते हैं कि अगर अभी वैकेंसी नहीं है तो फ्यूचर में जब आए तब हमें बता देना। दे मेक श्योर सच एप्लीकेशंस एज एंड व्हेन द सिचुएशन अराइव्स। सो वो ये जैसे मैंने पॉइंट कहा कि वो ये कहते हैं कि अगर अभी नहीं भी है वैकेंसी तो जब फ्यूचर में आए तब हमें बता देना। और ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो रिज्यूम अगर आया तो ऐसे फेंक नहीं देती, अपना डाटाबेस बना लेती है कि फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी आई जहाँ पे हमें इस टाइप के एम्प्लॉय की ज़रूरत हो तो हमारे पास एक कैंडिडेट ऑलरेडी है जिससे हम पूछ सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड एज देयर इज़ नो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग द वैकेंसी। यहाँ पे कोई आप एडवर्टाइज तो कर नहीं रहे, आपके पास पहले से ही कोई रिज्यूम आया पड़ा है, वो भी कोई कैजुअली आके दे गया था, तो आपके पास एक डाटाबेस है जिसमें से आप सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कैंडिडेट को अभी भी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है जॉब की। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अगला पॉइंट आता है। अंडर दिस मेथड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आर एनकरेज टू रिकमेंड सुटेबल पर्सन अमंग देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव फॉर द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि आप रिकमेंड कीजिए अगर इस पोजीशन के लिए कोई सुटेबल पर्सन आपकी नॉलेज में है तो आप बताएं। सच एप्लीकेशन आर लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉयज़ बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज सफिशिएंटली नोन। अब कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है, आपको उस पर एक विश्वास बन जाता है, तो उसके थ्रू जो आएगा तो आप उस पर भी थोड़ा एक्स्ट्रा विश्वास कर सकते हैं। अगला आता है वेब पब्लिशिंग, यानी कि इंटरनेट पे पब्लिश करना। कैसे? naukri.com ऐसी बड़ी सारी वेबसाइट आ रही हैं, उन पे आप पब्लिश कर सकते हैं। jobstreet.com, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बड़े सारी हैं जिस पे एम्प्लॉयर जाता है, अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट
डालता है, एम्प्लॉयर भी रजिस्टर किया होता है वेबसाइट पे, एम्प्लॉयज़ ने भी किया होता है, सर्च करते हैं जहाँ पे दोनों की थिंकिंग, दोनों की जॉब डिस्क्रिप्शन और एम्प्लॉय की क्वालिफ़िकेशंस मैच करती हैं, वो दोनों रिज्यूम फॉरवर्ड होता है, एम्प्लॉयर को लगता है तो इंटरव्यू कंडक्ट होता है, सही लगता है और इंटरव्यू भी सही लगता है तो उसके हिसाब से एम्प्लॉय को हायर किया जा सकता है। सो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गया, वेब पब्लिशिंग हो गया। अब अगला पॉइंट शुरू होता है, हमने टाइप्स देख लिए एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, अब अगला पॉइंट शुरू हो रहा है, मेरिट्स क्या हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के। सो पहला मेरिट क्या है कि क्वालिफाइड पर्सनल आता है। आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो एक क्वालिफाइड पर्सन आप सर्च कर सकते हैं। मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेन पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब अब इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप एडवर्टाइज करें या किसी भी तरीके से कर रहे हो, आप ऊपर जितने भी हमने मेथड्स पढ़े उनमें से कोई भी मेथड आपने फॉलो किया हो तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आउटसाइड से मल्टीपल रिस्पॉन्स जो आए उनमें से जो मोस्ट क्वालिफाइड है उसको आप हायर करें। वाइडर चॉइस, जैसे कि हमने इंटरनल में देखा कि आपकी चॉइस का दायरा कम होता है, यहाँ पे चॉइस का दायरा बढ़ जाता है आपका, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के बाद बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं तो वाइडर चॉइस रहती है आपके पास। फ्रेश टैलेंट आता है, हमने इंटरनल के डीमेरिट में पढ़ा था कि फ्रेश टैलेंट नहीं आता, आपका वही टैलेंट चलता रहता है, नई थॉट प्रोसेस नहीं आता। तो यहाँ का ये मेरिट हो गया कि यहाँ पे एक फ्रेश टैलेंट आएगा, एक नया थॉट प्रोसेस आएगा। द एंटरप्राइज कैन एक्सपेक्ट टू गेट फ्रेश टैलेंटेड कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड, दिस मीन्स इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड एंड न्यू आइडियाज इनटू द एंटरप्राइज, यानी कि इन्फ्यूजन क्या होगा, न्यू ब्लड का और न्यू आइडियाज़ का। यही चीज़ का उल्टा हमारा डीमेरिट था इंटरनल सोर्स का। अगला मेरिट क्या आता है कि कम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। इट डेवलप्स कम्पिटिटिव स्पिरिट अमॉन्ग एग्जिस्टिंग स्टाफ एज दे विल हैव टू कम्पीट विद आउटसाइडर्स फॉर प्रमोशन। क्या होता है कि आउटसाइडर्स जो अगर आते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी इंटरनल के डीमेरिट में पढ़ा था कि कम्पिटिटिव स्पिरिट कम होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाँ एक टाइम आएगा जब वो प्रमोट हो जाएंगे, क्योंकि एक चेन ऑफ प्रमोशन चलेगा। तो यहाँ पे कम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी उस क्योंकि उसे पता है कि उसे ऑटोमेटिक प्रमोशन नहीं मिलनी, हो सकता है कोई बाहर से हायर होकर प्रमोट हो जाए, तो उसे कम्पिटिटिव स्पिरिट दिखानी होगी। सो अब अगले पे आते हैं जो कि है डीमेरिट्स क्या हैं एक्सटर्नल सोर्स के। सो डीमेरिट्स क्या हैं, डिससेटिस्फेक्शन होती है एग्जिस्टिंग स्टाफ में, कि उन्हें लगता है कि आप तो बाहर से हायर कर रहे हैं तो वो डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। इट मे लीड टू डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग स्टाफ एज इट रिड्यूसेस देयर चांस ऑफ प्रमोशन, क्योंकि उनका प्रमोशन का चांस कम हो जाता है इसलिए डिससेटिस्फाइड फील करते हैं। लेंदी प्रोसेस है, आप बाहर से अगर किसी को हायर करेंगे तो प्रोसेस लंबा हो जाता है। यही इंटरनल का क्या होता है, प्रोसेस छोटा हो जाता है कि आप इंटरनल हायर कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है जिसको आप शिफ्ट कर देंगे। लेंदी प्रोसेस, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज वैकेंसीज आर पब्लिसाइज्ड एंड एंटरप्राइज हैज़ टू वेट फॉर द रिस्पॉन्सेज ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। और लास्ट आता है कॉस्टली प्रोसेस। लेंदी तो है ही है, कॉस्टली भी है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ दी जो मेथड्स हैं यहाँ पे वो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइज कर रहे हैं या किसी जॉब पोर्टल पे डाल रहे हैं तो उनकी जो फीस होती है काफ़ी हाई होती है। एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में तो वो भी फीस काफ़ी हाई होती है। तो ये था हमारा रिक्रूटमेंट का, हमने पढ़ लिया इंटरनल सोर्स, पढ़ लिया एक्सटर्नल सोर्स, पढ़ लिया हमने, उसके मेरिट्स देख लिए, डीमेरिट्स देख लिए, दोनों के टाइप्स देख लिए। बस इस क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही देखेंगे। हमारा चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप प्लीज़ साथ के साथ रिवाइज़ कीजिए, क्लास के बाद आप बुक पढ़िए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगला चैप्टर भी आपको पता है कि अगले जो टॉपिक भी हमने नेक्स्ट उसमें करने हैं उसकी भी तैयारी कीजिए, बुक से पढ़ लीजिए पहले, फिर आप क्लास देखेंगे तो आपका वो बेस और स्ट्रॉन्ग होगा, और क्लास देखने के बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। सो डू योर बेस्ट, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने घर वालों की सेहत का ध्यान रखिए,
मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।